बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों वॉल्यूम 1 का लास्ट यूनिट है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इनके कंबाइंड वेटेज जो है वो 16 मार्क्स की है। और सीबीएसई ट्रेंड के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जैसे 2023 का सैंपल पेपर आया था, या जो 2023 का बोर्ड पेपर आया था, या जो अब नए सैंपल पेपर्स रिलीज हो रखे हैं 2024 के, उसके हिसाब से भी ये चैप्टर 4 नंबर का आता है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसके 4 टॉपिक्स ही हमें कवर अप करने हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स, उसकी डायमेंशंस, उसकी इंपॉर्टेंस और डीमोनेटाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या होता है? सराउंडिंग्स होती हैं जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है। बच्चों हम सबका भी एनवायरनमेंट होता है, हम एनवायरनमेंट से सराउंडेड हैं। हमारी फैमिली जिसमें हम रहते हैं उसके मेंबर्स हमारा एनवायरनमेंट है। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का हमारा एक एनवायरनमेंट होता है, हमारी कंट्री का अपना एक एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट जो है बच्चों किसी की भी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एनवायरनमेंट में होता रहता है उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है, और जो आप करते हैं उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है। इसी तरह से हर बिजनेस का अपना एनवायरनमेंट होता है, और एक छोटे से डायग्राम से आप बिजनेस एनवायरनमेंट के स्कोप को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो यूनिवर्स है, और ये एक छोटी सी बीच में कोई सी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस यूनिवर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कुछ भी है वो सबका सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। एनसीईआरटी में इक्वेशन दे रखी है, यूनिवर्स माइनस ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, और जो उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कुछ भी है वो सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। Business environment means sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but affect its performance। कितने सिंपल और क्लियर डेफिनेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चाहे कोई एक आदमी हो, चाहे कोई एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे अदर फोर्सेस, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक फोर्सेस हो, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो बाहर, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना असर डालती हैं। इन सारी फोर्सेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन सारी फोर्सेस का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर पड़ता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट एवरीथिंग दैट सराउंड्स द ऑर्गेनाइजेशन and that has an impact on its working and performance, that is called the business environment। तो अब बच्चों इसी डेफिनेशन से हमारे सामने ये फीचर्स आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा सम टोटल। सम टोटल किस चीज का? तो ये पहला फीचर इसका हो गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी किसकी? एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये इंटरनल फोर्सेस नहीं है, ये ऐसी चीज है जो बिजनेस के बाहर है। तो इसीलिए पहला फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या हो गया? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो दिस फीचर इज देयर इन इटसेल्फ इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जब ये फोर्सेस हैं तो दूसरा फीचर है कि ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक और जनरल दो तरह की फोर्सेस हैं। जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं वो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। वो उसके अपने कस्टमर्स, उसके अपने सप्लायर्स, उसके अपने इन्वेस्टर्स, ये सारे जो हैं वो बिजनेस के इंटरनल फोर्सेस भी कहलाती हैं और किसी एक बिजनेस से स्पेसिफिकली रिलेटेड होती हैं और बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। दीज आर कॉल्ड द स्पेसिफिक फोर्सेस। और जो जनरल फोर्सेस होती हैं वो सारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, एवरी बिजनेस को, और उसमें हमारे पास फैक्टर्स आते हैं फोर्सेस में, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल।
तो ये सारी जो फोर्सेस हैं ये जनरल फोर्सेस कहलाती हैं और ये सारी डायरेक्टली किसी एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती हैं बल्कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो जो दूसरा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो या तो स्पेसिफिक होती हैं या जनरल होती हैं। स्पेसिफिक होती हैं तो वो बिजनेस से, एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होती हैं जो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, और जनरल होती हैं तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, और वो इस तरह की फोर्सेस होती हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है। फिर तीसरा फीचर है बच्चों इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस में क्या बताया गया है कि ये जो अभी मैंने फोर्सेस के नाम लिखे थे, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक, ठीक है, तो ये जो सारी डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की ये आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। कैसे इंटर रिलेटेड होती है बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई सोशल डायमेंशन में चेंज आए, कोई भी एक चेंज ले लेते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग विमेन या फिर इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो जब ये चेंज आएगा सोशल डायमेंशन में तो इमेजिन करिए क्या किसी और डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा, उससे क्या किसी तरह की डिमांड्स घटेगी या बढ़ेगी? नहीं। तो अगर कोई हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है समाज में तो उससे जो है हेल्थ कॉन्शियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं या हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्दी नहीं है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब डिमांड पे फर्क पड़ेगा तो इकोनॉमिक डायमेंशन में चेंज आएगा। ठीक है। फिर उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में चेंज आएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि whenever any change takes place in any dimension of the business environment, उसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट क्या होता है, किसी ना किसी दूसरी डायमेंशन पे भी पड़ता है। Another feature of business environment is dynamic. डायनामिक फीचर तो बच्चों हम कई बार देख चुके हैं। मैनेजमेंट का बेसिक फीचर ही होता है कि वो डायनामिक होता है। Why? Because everything changes वेरी फास्ट। हर चीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। जो भी डायमेंशन मैं बार बार बता रही हूँ, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इन सारी डायमेंशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में तो बहुत ही ज्यादा फास्ट चेंजेस होते हैं। पुरानी मशीन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी एब्सोल्यूट हो जाती हैं और उनकी जगह पर नई मशीन्स लानी पड़ती हैं। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, लीगल लॉज जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो सारी चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में वो बहुत फास्ट चेंजेस होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर पे आ जाते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब बच्चों जब कोई भी बिजनेस की मैनेजमेंट प्लानिंग करती है फ्यूचर से रिलेटेड तो वो बहुत सारी चीजों के बारे में अजम्पशंस लगाते हैं कि कितने जो है वो रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, उसको फेस करने के लिए कैसे कैसे वो अपना फाइनेंस अरेंज करते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है, लेकिन क्या वो प्लानिंग हमेशा 100% सक्सेसफुल होती है? नहीं होती। 100% सक्सेसफुल नहीं होती, कभी कभी सक्सेसफुल हो भी जाती है, कभी कभी नहीं होती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि सब कुछ बहुत अनसर्टेन होता है। बच्चों हमारे सामने अभी कुछ साल पहले का रियल लाइफ एग्जांपल है कोविड का। क्या कभी किसी ने सोचा था जैसे कोविड के आने से पूरी लाइफ सबकी उथल पुथल हो गई थी, कितने चेंजेस आ गए थे, वैसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। उसके लिए कोई प्रिपेयर ही नहीं था इस तरह के पेंडेमिक के लिए। तो इसी तरह से फ्यूचर जो है कितनी भी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर लो उसके बारे में 100% अजम्पशंस जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत अनसर्टेनिटी है। कब क्या हो जाए किसी बिजनेस फर्म को नहीं पता होता। बहुत कोशिश करते हैं वो अज्यूम करने की, उसके बाद भी 100% प्रिडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। अनदर फीचर इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। उसके बारे में कहा जाता है इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी।
जैसे अभी हमने इस फीचर में देखा ना कि इंटर रिलेटेडनेस है सारी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि जैसे किसी एक डायमेंशन में चेंज होता है दूसरी डायमेंशन में भी ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो वो चेंज तो हमें पता लग जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ी है या घटी है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि किस वजह से बढ़ी है, किसी सोशल डायमेंशन की वजह से बढ़ी है या किसी पॉलिटिकल या लीगल डायमेंशन की वजह से बढ़ी है। लेकिन एक्सटेंट उसका कि इस डिमांड में कितना हिस्सा सोशल डायमेंशन का है, कितना पॉलिटिकल का है, कितना इकोनॉमिक का है, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन, जो मैंने बताया, आप लोग सब अवेयर हैं डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड भी। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं कि कहा जाए कि डीमोनेटाइजेशन कौन सी डायमेंशन का जो है वो एलिमेंट है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर जब तक कि मैं आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज में ना बताऊं। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूं कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो 500 के और 1000 के नोट्स जो हैं वो बंद हो गए और वो सर्कुलेशन में अगर होंगे तो वो इलीगल माना जाएगा, तो जब ये बताया जाएगा तो आप कहेंगे कि ये लीगल डायमेंशन है। और अगर मैं कहूं कि सरकार ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस करा तो वो पॉलिटिकल डायमेंशन में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों को बहुत लंबी लंबी क्यूज में खड़ा होना पड़ा और उन्हें बड़ी परेशानी हुई नोट बदलने में, तो जो सोशल डायमेंशन का वो एक पार्ट बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से कैलिब्रेशन मशीनों का चेंज करना पड़ा, एटीएम मशीनों का, क्योंकि 500 के 1000 नोटों का साइज अलग अलग था, तो वो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में आ जाएगा। तो बच्चों ये तो पता लगाना आसान है कि किसी एक डायमेंशन की वजह से दूसरी डायमेंशन में चेंज होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर चेंज होता है उसमें सारी डायमेंशंस का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत डायनामिक चेंजेस होती हैं और सारी इतनी इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। ठीक है, लास्ट फीचर बच्चों रिलेटिव, बहुत ही सिंपल फीचर है टू अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट जो है वो सेम नहीं होता। The environment of India cannot be same as that of Japan and China. The demand for the products in India cannot be same as the demand for the products in other countries. रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री ये एनवायरनमेंट बदलता रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बनता किन फोर्सेस से, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस से बनता है, और ये सारी फोर्सेस हर जगह अलग अलग होती हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, किसी दूसरी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हमारे सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज अलग हैं। हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, तो यहाँ मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा है। हो सकता है दूसरी कंट्रीज में मिठाइयों की डिमांड इतनी ना हो, वहां तो इतने फेस्टिवल्स ही सेलिब्रेट नहीं होते। अगर मैं कहूँ साड़ी, वो हमारी कंट्री में पहनी जाती है, तो साड़ी की डिमांड जापान में तो होगी नहीं, वहां तो नहीं पहनी जाती, इंडिया में होती है। तो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री हर एक का एनवायरनमेंट डिफर करता है, क्योंकि जो फोर्सेस जो एनवायरनमेंट को बनाती हैं वो फोर्सेस सब जगह अलग अलग होती हैं, इसी वजह से वो एनवायरनमेंट डिफर करता है। तो टोटल 7 फीचर्स बच्चों हमने कर लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से बना होता है, उसमें जो फोर्सेस होती हैं वो जनरल या स्पेसिफिक होती हैं, वो सारी फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, डायनामिक होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत अनसर्टन होता है, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और रिलेटिव होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, that is importance of business environment. इसको हम need for understanding the business environment भी कह सकते हैं या importance भी। बच्चों हमने features में या definition of business environment में देखा कि business environment ऐसी forces से बना हुआ है जिसके ऊपर business का कोई control ही नहीं है। तो जब business का उसके ऊपर कोई control ही नहीं है तो business के पास क्या alternative बचता है कि उसको identify करना, उसको evaluate करना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना। दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू एवरी बिजनेस फर्म। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस। We need to understand the business environment to identify opportunities and get first mover advantage. Number 2, to identify the threats and get early warning signals. Number 3, to tap useful resources that it needs from the society.
Number 4, to cope with the rapid changes. Number 5, for planning and policy formulation. And number 6, for improving the performance of the business enterprise. कि पहला जो बेनिफिट है ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करती है तो उसको अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती हैं। अब अपॉर्चुनिटीज होती क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग होता है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स। बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिव फोर्सेस माना जाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन अपॉर्चुनिटीज को देख पाती है तो वो क्या कर पाएगी कि उन अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले अवेल करने की कोशिश करेगी। कई बार तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती, हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता, एंड बाय द टाइम वी कम टू नो ऑफ द अपॉर्चुनिटीज तो वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी होती है या उसे हमसे पहले कोई और अवेल कर चुका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्योंकि ज्यादातर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं तो जो महंगी गाड़ियां आती थी उसके बाद मारुति ने सबसे पहले छोटी कार्स मार्केट में लेकर आए और उससे उनको क्या बेनिफिट मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है बच्चों कि जब आप सबसे पहले किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स से पहले तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मारुति के बाद जितनी भी स्मॉल कार्स मार्केट में आई उनकी मार्केटेबिलिटी इतनी नहीं हो पाई क्योंकि मारुति ऑलरेडी एक स्मॉल कार सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी थी। तो एक और एग्जांपल दूं कि बिजनेस स्टडीज में पहले केस स्टडीज नहीं आती थी, लेंथी क्वेश्चंस आते थे। तो जिस साल सीबीएसई ने केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करी तो उस साल सबको अचानक से बहुत डर लगने लगा। केस स्टडीज बुलसाई करके सबसे पहले बुक आई थी, तो उन्होंने जैसे ही केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करी करिकुलम में वो किताब निकाल दी, विद इन 2-3 मंथ्स ही वो मार्केट में आ गई और लोगों को क्योंकि केस स्टडी समझ में नहीं आ रही थी तो उन्होंने बहुत जल्दी उस किताब को खरीद लिया। अब जब एक बार उन्होंने उस किताब को खरीद लिया तो अब मार्केट में चाहे 5 किताबें 6 किताबें और आ जाएं तो अब कोई दूसरी तीसरी किताब नहीं खरीदेगा। इसी को कहते हैं बच्चों फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज से क्या पता लगता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती हैं दूसरे लोगों से पहले और वो उन अपॉर्चुनिटीज को पहले अवेल कर लेते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है। वो मार्केट लीडर बन सकते हैं बाय अवेलिंग दी अपॉर्चुनिटीज। Come to the second one, identify threats and get early warning signals. जैसे अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेड्स होते हैं, जो थ्रेट्स होते हैं वो नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं जिससे परफॉर्मेंस में रुकावटें आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फुल ऑफ थ्रेट्स। तो जो लोग थ्रेट्स से डरते नहीं है, घबराते नहीं है और अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अब थ्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं? देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपटीशन होता है। मान लीजिए वो किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं और उनको पता चले कि इस बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है। अभी तो उनके मोनोपोली थी लेकिन और सारे प्लेयर्स मार्केट में आने वाले हैं रिलेटेड टू देयर बिजनेस ओनली। तो अब अगर उनको ये पहले से ही अंदाजा लग जाए कि इस तरह का कंपटीशन बढ़ने वाला है तो वो पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू कर लेंगे और उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो उन खतरों को अगर वो पहले ही उन खतरों का अंदाजा लगा लें या एंटिसिपेट कर लें एडवांस में तो उन खतरों से जूझने के लिए, उनसे डील करने के लिए वो अपने प्लान आउट भी शुरू कर देंगे। जैसे अब मार्केट्स जो है वो लोकल मार्केट्स नहीं है, सभी को जो है वो ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरह के केसेस में उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मानकर कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए कि उनको रिजर्व्स मेंटेन करने शुरू कर देने चाहिए, उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए, या अगर वो सेलिंग के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं तो एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग वो करनी शुरू कर दें ताकि उनको ये श्योरिटी मिल सके कि अगर कॉम्पिटिटर्स आ भी जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग से ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रेट्स भी पता लगेंगे और वो थ्रेट्स आने से पहले ही उनको अज्यूम कर पाए अगर, तो उससे डील करने के लिए भी वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज टू टैप द यूजफुल रिसोर्सेज दैट इट नीड्स। इसको बच्चे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो यहां से रिसोर्सेज आए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके वो आउटपुट के फॉर्म में किसको देता है? एनवायरनमेंट को देता है। तो जितनी भी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन्स, जो भी चीज बिजनेस को चाहिए वो उसको मिलती कहां से? अपने एनवायरनमेंट से। अब एक बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है जो उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको उन रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस तरह से इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट उस सोसाइटी को चाहिए। अगर आप सोसाइटी से ले रहे हैं और उसको उस तरह की फॉर्म में सप्लाई नहीं कर रहे हैं जैसे सोसाइटी को चाहिए, तो थोड़े टाइम बाद सोसाइटी आपको वो रिसोर्सेज देना छोड़ देगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेगी तो उसको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता चलेगा कि जो सोसाइटी हमें रिसोर्सेज दे रही है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी उसको टैक्स टाइमली मिले, जो सप्लायर्स की एक्सपेक्टेशन होगी उनको टाइमली पेमेंट मिले, जो इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा लगाएंगे उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता लग जाएगा और हम उन रिसोर्सेज को उसी तरह से टैप करेंगे, उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको आउटपुट दे सकें। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट कि इफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is continuously scanning its environment, it will help that business to tap its useful resources, scarce resources in the best possible manner. ठीक है, come to the next, to cope up with the rapid changes. Dynamism एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हम देख चुके हैं जितनी भी एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उसमें रैपिड चेंजेस होती रहती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं कि ब्रांड लॉयल्टी लोगों की कम होती जा रही है, मार्केट सब ग्लोबल होती जा रही हैं, कस्टमर्स मोर डिमांडिंग होते जा रहे हैं। तो ये जो सारी चेंजेस हो रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं और उन रैपिड चेंजेस से कोप अप करने के लिए उस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग ही नहीं करेंगे तो हमें चेंजेस के बारे में पता नहीं लगेगा, चेंजेस के बारे में पता नहीं लगेगा तो वो हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो इसीलिए in order to cope up with the rapid changes, it is very important to understand the business environment. Next is कि business environment की स्कैनिंग क्यों जरूरी है किसी भी फर्म के लिए, ताकि वो अपनी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सके। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे सर्वेस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो चुकी उसका पता लगाते हैं, अपनी फर्म की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हो चुकी वो उन्हें पता लग जाती है। तो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब बेकार हो चुकी है तो इस टेक्नोलॉजी को हमें छोड़ देना है और हमें अब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जो दूसरी फर्म्स अडॉप्ट करेंगी या ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो जो भी उनको प्लानिंग करनी होती है फ्यूचर से रिलेटेड या जो भी कोई पॉलिसीज बनानी होती हैं फ्यूचर से रिलेटेड, वो इसी हिसाब से बनाते हैं। Again, what are the expectations of the society? What are the changes taking place in the outside world? And their planning depends upon these changes. तो business environment की scanning से business को किस चीज में help मिलती है? Planning और policy formulation में help मिलती है। और जब ये सारी चीजें होंगी बच्चों कि एक बिजनेस अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा, वो अपने थ्रेट्स को एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स डिटेक्ट कर पाएगा, वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में टैप कर पाएगा, वो रैपिड चेंजेस से कोप अप कर पाएगा, प्लानिंग करेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगा, तो ऑटोमेटिकली इन सबका जो अल्टीमेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? परफॉर्मेंस को होगा। इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। और बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसको प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करनी है
और फ्यूचर परफॉर्मेंस भी, इसका मतलब इट हैज टू सी दैट इट शुड एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली, सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस on the basis of the past that has happened, on the basis of the changes that are taking all around, इन basis पे वो अपनी परफॉर्मेंस को improve कर पाएगी बिजनेस फर्म. अगर आपको इंपॉर्टेंस आए तो आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे? टू की जगह आप करेंगे इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. तो सब जगह इट हेल्प्स कर देंगे अगर इंपॉर्टेंस हो. और अगर नीड के फॉर्म में, इसको हम नीड भी ले सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई, टू टैप. समझ आ रही बात आपको? तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं सोच सकती है कि वो अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल अनअवेयर रहे. उसको कंटिन्यूअसली उस एनवायरनमेंट के टच में रहना पड़ेगा. एनवायरनमेंट से जो भी फोर्सेस का इम्पैक्ट हो रहा है, उस इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, और उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा with the help of taking the suitable steps on time. So with this, I hope I have clarified you about each and every point related to the importance of understanding business environment. Last two topics बचे हैं सिर्फ इसमें, dimensions of business environment and demonetization. बच्चों, dimensions of business environment के बारे में ऑलरेडी हम फीचर्स में देख ही चुके हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस से मिलकर बनता है. तो जो उसकी स्पेसिफिक फोर्सेस हैं उनके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में, वो हमें सबको पता ही पता है. जनरल फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 डायमेंशंस: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स हम बना लेते हैं कि ये डायमेंशन होती क्या है, इस डायमेंशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं. वो कंपोनेंट्स के एग्जांपल, कंपोनेंट्स तो हजारों लाखों होते हैं, सारे तो आपको बता नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल उसकी डेफिनेशन से आपको उसके कुछ कंपोनेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इस डायमेंशन का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या है. वैसे तो हमने ओवरऑल इंपॉर्टेंस तो कर ही ली है, तो वो इंपॉर्टेंस तो सारी डायमेंशन से रिलेटेड है, लेकिन इंडिविजुअल एक एक डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, उसके लिए एक एक पॉइंट देख लेंगे और हर डायमेंशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि इस डायमेंशन में अगर कोई भी कंपोनेंट्स हैं तो उन कंपोनेंट्स से बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन से. बच्चों, इकोनॉमिक डायमेंशन की एक लाइन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं: ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. तो सीधी सीधी इसमें क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना वास्ट इसका स्कोप है क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी. ऑल द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, एवरीथिंग, बैंक्स, एनीथिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है. तो जिस इंस्टीट्यूशन या फोर्स से हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है वो किसका पार्ट होगी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगी. मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जितने भी हैं वो इसमें कवर अप हो जाएंगे. कुछ जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए अंडर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, rate of savings and investments, imports and exports, production trends, balance of payments, public debts, economic reforms. इतने सारी चीजें हैं ये, and you have done all these things in the economics as well. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जो सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं. तो these are all the components of economic environment. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इकोनॉमिक डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जिस तरह से सारी ही डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड? Business is an economic activity and its main objectives are economic objectives. Business के social objectives भी होते हैं, human objectives भी होते हैं, लेकिन क्योंकि business का basic nature क्या है, it is an economic activity, वो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो इसीलिए जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट है, क्योंकि बिजनेस जब भी कभी स्टार्ट किया जाता है तो मेन पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस जो है वो इकोनॉमिक पर्पसेस ही होते हैं. तो इसीलिए उसके लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है.
फिर उसके बाद बच्चों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, थोड़े से इन कंपोनेंट्स के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लिए आपको समझाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक के इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। तो अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ बोरोइंग्स कम होता है, हम किसी भी जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको कम रेट पे बोरोइंग्स मिलती हैं, तो वो अपने लोन्स और बोरोइंग्स को बढ़ा देंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है। तो अगर वो लोन्स और बोरोइंग्स उनको आसानी से मिल जाएंगी तो वो किस चीज की ज्यादा डिमांड करेंगे, हाउसिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि बच्चे ये ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं ज्यादातर, हाउसिंग और ऑटोमोबाइल जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है हाउस होल्ड्स का, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ज्यादातर जो मिडिल इनकम के लोग होते हैं, लोअर इनकम के लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता है कि ये बिना बोरोइंग्स या लोन्स के इन चीजों को खरीद सकें। तो वो इंतजार करते हैं कि लोन लेकर इन चीजों को खरीदेंगे, पार्ट पेमेंट्स में इसकी हम पेमेंट्स करेंगे। तो अगर लोन के इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो वो लोन भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो वो लोन ले पाएंगे। और जब वो लोन ले पाएंगे तो किस सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, हाउसिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इससे हमने देखा कि एक कंपोनेंट लिया हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, उससे दूसरे कंपोनेंट में डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो डिमांड भी इकोनॉमिक का ही कंपोनेंट है और इंटरेस्ट रेट भी इकोनॉमिक का ही कंपोनेंट है। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि अगर जीडीपी बढ़ता है किसी भी कंट्री का तो उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो हर प्रोडक्ट की ही डिमांड बढ़ जाएगी। जब हाथों में पैसा होगा लोगों के तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। फिर एक मैंने एग्जांपल ले रखा है कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है मान लीजिए, तो इन्फ्लेशन में हर चीज के पैसे बढ़ जाते हैं, तो उससे बिजनेस के सारे कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, सारे कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो किसी भी एक कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज से जो उसका बिजनेस पे या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इस तरह के आप मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो और भी क्रिएट कर सकते हैं या कुछ एग्जाम्पल्स आप लर्न कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन, इसका मीनिंग क्या है, इस डायमेंशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, इस डायमेंशन के अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस डायमेंशन से रिलेटेड 3-4 एग्जाम्पल्स। क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, या तो आपको कंपोनेंट्स दिए होते हैं, आपको डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी होती है, या डायमेंशन दी होती है, कंपोनेंट्स जो है उसके लिखने होते हैं। तो इस तरह से आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक एक नंबर के 4 ही क्वेश्चन आने हैं इसमें से। तो किसी डायमेंशन पे आ जाएगा, या किसी इंपॉर्टेंस पे आ जाएगा, या किसी फीचर पे आ जाएगा। तो बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक बार आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो विद इन मिनट्स आप उसको क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक डायमेंशन मैंने आपको बता दी। इसी तरह से इसी पैटर्न से पॉइंट्स में अब हम कर लेंगे सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। ठीक है, सोशल डायमेंशन देख लेते हैं बच्चों। सोशल डायमेंशन की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस एक्सेट्रा। समाज के जो लोगों के क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे सोशल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि सोशल डायमेंशन में कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज में क्या क्या आ जाता है। बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट किसी भी कंट्री का, उसके जो पॉपुलेशन शिफ्ट्स हैं जैसे मेल फीमेल रेशियो, उसमें चेंज आता रहता है। कभी मेल्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, या ओल्ड एज की पॉपुलेशन बढ़ गई, यंगस्टर्स की कम हो गई, इस तरह से सारे पॉपुलेशन शिफ्ट्स होते हैं। एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंट्री का, जैसे अभी आपने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है, पहले उससे पहले अलग सिस्टम था, 10+2 था। उससे भी पहले अगर हम पहले चले जाएं तो 12th क्लास नहीं होती थी, सिर्फ 11वीं क्लास होती थी। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम में चेंज आता रहता है और उससे डेफिनेटली बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा। फैमिली की कंपोजिशन, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज आने लगी हैं। कंजम्पशन हैबिट्स जो होती हैं कि किस तरह की हैबिट्स हैं लोगों की, क्या चीजें वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लाइफ स्टाइल लोगों का क्या है, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। तो जो भी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और खास तौर से जो कंजम्पशन वाला ग्रुप है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उनमें जो भी कोई चेंजेस आते हैं वो सारे सोशल कंपोनेंट्स से जुड़े हुए हैं। अब सोशल कंपोनेंट जो है
उसके लिए बताया गया है कि क्यों इस डायमेंशन को जानना बिजनेस के लिए जरूरी है। जैसे हमने इकोनॉमिक का कहा था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब सोशल कंपोनेंट जो है उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है बिजनेस के लिए। अगर मान लीजिए एक बिजनेस जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन वो प्रॉफिट्स अर्न करते टाइम सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दे, तो वो शॉर्ट रन में तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो एस्टेब्लिश नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोशल एनवायरनमेंट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या क्या जो है उनका टेस्ट और प्रेफरेंस है, अगर इस चीज को बिजनेस इग्नोर कर देगा तो वो लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अब 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में बच्चों वो चीजें आती हैं जो सदियों से या सेंचुरीज से हमारे यहाँ चली आ रही हैं। तो इंडिया में जैसे फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होता है, तो एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, उससे किस किस तरह से बिजनेस के ऊपर, किस तरह के बिजनेस पे फर्क पड़ता है। मिठाइयों के बिजनेस पे, चॉकलेट्स के बिजनेस पे, ग्रीटिंग कार्ड्स के बिजनेस पे, टेलरिंग आउटलेट्स, लोग कपड़े यहाँ पे अभी भी सिलवाते हैं, फैशन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, लोगों को रेडीमेड कपड़े चाहिए होते हैं, और बहुत सारी ज्वेलरी, फैशन, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब फेस्टिवल सेलिब्रेशंस की वजह से चाहिए होती हैं। तो इस तरह का बिकॉज ऑफ कल्चर ऑफ मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, तो इस तरह के बिजनेस जो है उनके पास हमेशा डिमांड रहती ही रहती है। फिर अगर मान लीजिए वैल्यू सिस्टम की बात करें, तो वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, या किसी भी तरह की जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी वैल्यू सिस्टम है जिनको चेरिश किया जाता है हमारे समाज में। तो अगर ये वैल्यू सिस्टम इंप्रूव होगा, ये वैल्यू सिस्टम एनहेंस होगा, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब सबका ध्यान रखा जाएगा, डिफरेंटली एबल लोगों को या जो अंडर प्रिविलेज लोग हों उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात होगी, उनके पास फ्रीडम होगा चॉइस का कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो वैल्यू सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो उससे भी बिजनेस और इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ जाती है, मान लीजिए ये ट्रेंड्स हैं, तो ट्रेंड्स जो हैं वो प्रेजेंट में देखे जाते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पास्ट से रिलेटेड चले आ रहे होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी शादियां कैसे हो रही हैं, अभी लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अभी जो ट्रेंड है वो इस तरह का है कि लोग हेल्थ अवेयरनेस के तरफ जा रहे हैं, तो किस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ेगी, फिटनेस सेंटर्स, जिम्स हैं वो एस्टैब्लिश होने लगेंगे, हेल्दी फूड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, मिनरल वाटर की, जितने भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करती हैं या हेल्दी रहने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इस तरह के बिजनेसेस पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो सोशल एनवायरनमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट्स से आप करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट्स किस तरह से बनाए हैं। हर डायमेंशन को मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कि व्हाट इज दिस डायमेंशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ दिस डायमेंशन, why the understanding of this dimension is important, and some examples related to this dimension. तो इसी तरह से 4 पॉइंट्स में एवरी डायमेंशन यू हैव टू डू, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स and then I'll tell you the next dimension. चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन बिकॉज वी कैन सी लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इनोवेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स एवरी डे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में इसकी डेफिनेशन आती है, साइंटिफिक इनोवेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स। क्योंकि कोई भी अगर नई चीज इन्वेंट हो जो पहली बार हुई है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स हो, तो वो सारी कौन सी डायमेंशन में आती है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में आती है। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं बच्चे, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी चेंजेस है जिन जिन फील्ड्स में होती रहती है, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, सिंथेटिक फ्यूल्स, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स करती रहती हैं, वो सारे इसके कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स में आएंगे। अब एक लाइन में ये देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। Understanding of this component helps in making the business dynamic and in the growth of the business.
अगर बिजनेस जो है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, देयर आर सो मेनी बिजनेस दैट दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट आर बीइंग डन बाय देयर कंपटीटर्स, दे आर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो अगर बिजनेस को सरवाइव करना हो, ग्रो करना है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज जो है वो नई आ चुकी हैं और उनको अपनी पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को छोड़कर उन नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पूरे जो कंट्री है, हर कंट्री का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है, तो वो लोग नई नई चीजें निकालते रहते हैं, कोई नई मेडिसिन वो निकाल लेते हैं। कोविड में देखा हमने किस तरह से हमने वैक्सीनेशंस जो है अलग अलग कंट्री से भी आए और कौन कौन से हमने वैक्सीनेशंस यूज करे जो सक्सेसफुल भी हुए। तो जैसे ही कोई इम्प्रूवमेंट होता है या कोई इनोवेशन होता है, उसको बिजनेस को अवेल करना चाहिए फौरन, अपनी आउटडेटेड टेक्निक्स को वो हटा दे और जो अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उनको मिल रही हैं वो अवेल करनी चाहिए। तो ये बिजनेस को ग्रो करने में और उसको डायनामिक बनाने में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम मेन देखते हैं कि ऑफलाइन से बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई और कितने सारी फील्ड्स में, जैसे ऑनलाइन सेल हो गई, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, बैंकिंग एक्टिविटीज ऑनलाइन हो गई, एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन हो गई, इंश्योरेंस सारा ऑनलाइन हो गया, टिकटिंग ऑनलाइन हो गई, पेमेंट एप्स ऑनलाइन हो गए। आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्विस इंडस्ट्री खासतौर से उसमें सारी जो चीजें हैं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई। दैट इज द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस। फिर उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है उससे डिमांड में क्या फर्क पड़ता है कि जो ओल्ड और आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोई से भी हो, जैसे अब जो है वॉचेस जो है वो स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं लोग, कैलकुलेटर्स की जगह मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कैमरे की जगह मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, टाइपराइटर पहले यूज होते थे, अब कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स में तो हम डेली देखते हैं, पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, अब फुली ऑटोमेटिक है। टीवी के जो है पहले फ्लैट और इस तरह से बड़े बड़े से टीवीज होते थे, अब फ्लैट स्क्रीन और स्लिम टीवीज हैं। तो प्रोडक्ट्स में तो वी कैन सी लॉट ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो जितने भी आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी डिमांड जो है वो डेफिनेटली कम हो रही है, और जो एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, न्यू वैरायटीज, न्यू यूटिलिटीज, न्यू जो है वो उनके डायमेंशन, शेप्स एंड साइजेस जो भी कस्टमर्स को कंफर्ट करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अब डिमांड में हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की भी आप ये नोट कर लीजिए इसी तरह से 4 पॉइंट्स, उसकी डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, why its understanding necessary and certain examples of technological dimensions and its effect on business। चलो बच्चों अब जल्दी से remaining 2 dimensions देख लेते हैं। Come to the political dimension। Factors like political conditions and all the factors related to the government affairs, जो भी किसी भी country की government and power होती है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं, दे कम अंडर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। हर कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग होती हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट के अफेयर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल डायमेंशन में आते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स में मेन कंपोनेंट्स क्या हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। जैसे कहीं कहीं 4-4 साल के इलेक्शन होते हैं, हमारी कंट्री में 5-5 साल के इलेक्शन होते हैं। कभी कभी मिली जुली सरकार बनती है, कभी कभी एक ही पार्टी की सरकार बनती है, तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी डिफर करती है। कोई एक पार्टी अपना वोट्स विड्रॉ कर लेती है तो वो सरकार गिर जाती है, अगर एक ही पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एटीट्यूड क्या होता है पार्टीज का टुवर्ड्स द बिजनेस, किस तरह का एटीट्यूड है बिजनेस के लिए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा थ्रस्ट है बिजनेस की, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पे थ्रस्ट है। तो इस तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं तो डेफिनेटली बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस मिलते हैं। रिलेशनशिप ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्रीज, किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ संबंध कैसे हैं, अगर वो संबंध अच्छे होते हैं तो उस कंट्री का बिजनेस ग्रो करता है, संबंध अच्छे नहीं होते तो ग्रो नहीं करता है। आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, किस तरह का वो सिस्टम चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं या मोनोपोलिस्टिक पावर्स चाहते हैं, लीडरशिप उनका ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, क्या आइडियोलॉजी है, ये भी उस पर डिपेंड करता है कि कंट्री में किस तरह के बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, बच्चों बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को लीगल एनवायरनमेंट में लिख देते हैं,
लीगल एनवायरनमेंट मैं अभी आपको समझाऊंगी, उसमें सिर्फ लॉज और जितने भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके जो ऑर्डर्स होते हैं तो वो सारी चीजें आती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आता है। इट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। वो पूरे इंडिया को, हमारी कंट्री का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरी की पूरी एक्टिविटीज उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती हैं, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम में ही आता है। प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी एजुकेशन, उनकी क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है या जो उसके अलावा भी अपोजिशन पार्टीज हैं या डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल कंपोनेंट में आएंगी। अब understanding of the political dimension is important for predicting business activities and for planning and policy formulation, क्योंकि जो political environment के हिसाब से ही business अपने फ्यूचर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पता है ये पार्टी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, लंबे टाइम तक पावर में रहेगी, और उस पार्टी की आइडियोलॉजीज के हिसाब से बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, तो वो बिजनेस जो है वो अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर इस तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती है तो बिजनेस को बहुत रिस्क रहता है कि वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके उनकी आइडियोलॉजीज चेंज हो जाए और उनकी वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाए। तो बिजनेस पे क्या असर पड़ता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में वो आसानी से इन्वेस्ट कर पाते हैं। अगर कंट्री में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, दूसरी कंट्रीज के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, तो बिजनेस की जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट से भी होगी, सिर्फ लोकल मार्केट्स तक ही लिमिटेड नहीं होगी। जो एटीट्यूड गवर्नमेंट का होता है, कभी स्ट्रिक्ट होता है कभी लिबरल होता है। जैसे आप सबको पता है कि 1991 से पहले ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो कुछ टाइम ऐसा आया था कि मल्टीनेशनल्स की एंट्री बिल्कुल बैन हो गई थी, तो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर ही नहीं रहे थे। इवन 91 के बाद भी कुछ टाइम तक बहुत मुश्किल हुई और धीरे धीरे जो है वो एफडीआईज वगैरह बढ़ती रही। तो ये तो गवर्नमेंट के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर उनका बहुत स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है, वो एमएनसीज की एंट्री नहीं अलाउ करते, एफडीआई अलाउ नहीं करते, तो उससे बिजनेस में फर्क पड़ेगा। और अलाउ कर देते हैं तो बिजनेस में अलग फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर कवर्ड इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स दैट हाउ दिस पॉलिटिकल डायमेंशन अफेक्ट्स सम बिजनेस आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। चलिए बच्चों, लास्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, लीगल डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। लेजिस्लेशंस पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस ऑफ द वेरियस एजेंसीज और कमीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी द लॉज ऑफ द लैंड। ये सारी चीजें जो हैं वो लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी पॉलिटिकल और लीगल डायमेंशन में। तो कोई भी आइडियोलॉजीज होती है ना, जब तक वो एक्ट नहीं बनती है, जब तक वो पॉलिटिकल डायमेंशन में रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो रूल बन जाता है ना तो वो लीगल डायमेंशन में आ जाती हैं। तो इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसके ऑल द एक्ट्स, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड एक्ट्स हों, कंज्यूमर्स से रिलेटेड हो, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक्ट्स के नाम लिख दिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फीमा, ट्रेड यूनियन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो ये बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमेशा बनते रहते हैं, या कोर्ट जजमेंट्स आती रहती हैं, या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की एजेंसीज होती हैं, यहाँ तक कि जो पंचायत वगैरह के रूल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जो भी डिसीजंस पास करते हैं, जो भी रूल तय करते हैं, उसको मानना हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है। और एक लाइन में आप ये समझ सकते हैं कि व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एनवायरनमेंट इज मस्ट, बिकॉज अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उनको पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस को। तो किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, पेनल्टीज से बचने के लिए, या किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए उनको चाहिए कि इन रूल्स को और रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी का एक मार्क लेना होता है, ISI मार्क लेना होता है, हॉल मार्क अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए होता है, एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो आप देखते हैं जब हम इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो इस तरह के मार्क्स वहां पे अगर होते हैं तो उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्योंकि ये रूल्स है कि इस तरह के मार्क्स से ये सर्टिफिकेशन होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है। तो इस तरह के सारे एक्ट्स हैं जो बिजनेस को फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड लॉज एंड रूल्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बाद आसपास के एरिया में, इतने किलोमीटर के एरिया में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, या जैसे सिगरेट का पैकेट है तो उसके ऊपर ये लिखना जरूरी होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो अगर कोई भी बिजनेस जो सिगरेट बेच रहा हो बिना लिखे हो बेच देगा तो उसका प्रोडक्ट मार्केट से बैन कर दिया जा सकता है। अलग अलग तरह के बैन्स आते रहते हैं, जैसे पॉलिथीन पे बैन्स आ गए। तो अगर कोई प्रोडक्ट अगर कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट में इस तरह की पॉलिथीन या प्लास्टिक यूज कर रहा है जो इंजूरियस टू हेल्थ है तो उसके बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से किस तरह से लॉज ऑफ लैंड को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर बिजनेस को, और अगर वो उनको इग्नोर करेगा तो उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है और पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। और एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सपोज जैसे कोई भी मैंने बताया कि आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे वो GST हो चाहे वो डीमोनेटाइजेशन, तो सरकारें पहले कई बार सोचती रहती है कि हम ऐसा एजुकेशन में चेंज लाएंगे या हम जो टैक्स सिस्टम है उसमें चेंज लेकर आएंगे, या जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था तो जब तक वो एक्ट कन्वर्ट हो गया तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आ गया, जब तक वो बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तो जब तक उस पर सिर्फ डिस्कशन ही चल रहा था तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। लेकिन जब वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है पॉलिटिकल और लीगल के बीच में। So with this, I hope that I have explained you all the dimensions of business environment, and you must be clear about the meaning, what are the components in every dimension, what are the various examples that this dimension affects the business, and why the understanding of each and every dimension is specifically important. बच्चों अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डीमोनेटाइजेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन डीमोनेटाइजेशन पे जरूर आता है, MCQ आता है नॉर्मली, और आप इकोनॉमिक्स में भी इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में जल्दी से मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि इट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेट सभी को पता है, 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। उस अनाउंसमेंट में क्या था कि जो लार्जेस्ट 2 डिनोमिनेशन के नोट्स थे, 500 के 1000 के नोट थे, वो डीमोनेटाइज्ड हो गए थे। डीमोनेटाइज मतलब कि अब वो लीगल टेंडर नहीं बचे हैं, वो मार्केट में सर्कुलेशन में अलाउड नहीं है। अब फीचर्स हैं इसके, कहने को तो ये फीचर्स हैं लेकिन एक्चुअली इसमें बताया गया है कि पर्पस क्या था डीमोनेटाइजेशन का। ऑल्दो वी हैव लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी सिलेबस में हमारे पास यही बचा है कि हम ये देख लें कि डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था। तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर माना गया था इन द टैक्स मेजर की तरह से, कि जितने भी लोगों के पास अनडिक्लेयर्ड अनअकाउंटेड वेल्थ थी ना, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखी थी, वो उसकी वजह से सबको बैंकों में जमा करानी पड़ी, तो वो अकाउंटेड हो गई। और फिर जो पता चला कि उस पर अगर उन्होंने टैक्स नहीं पे कर रखा तो उस पर पेनल्टी लगी, तो इस तरह से टैक्स पेनल्टी के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर इसको माना जाता है कि इट्स अ मैसेज फॉर नो टैक्स इवेजन एनी मोर, मतलब इस तरह की पेनल्टीज लगा के लोगों को सरकार ये मैसेज देना चाहती थी कि अब टैक्स की चोरी बिल्कुल नहीं कर सकते। डराना चाहती है लोगों को सरकार के टैक्स चोरी बहुत बड़ा जो है वो अपराध है, वो नहीं करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद चैनलाइजिंग सेविंग्स, जो लोगों ने बैंक में पैसे जमा कराए, क्योंकि 500 और 1000 के नोट पुराने सारे उन्हें बैंक में जमा कराने पड़े, तो उसको कहाँ चैनलाइज करा कि जिन सेक्टर्स में लोन की जरूरत थी, नई नई स्कीम्स, एक तरफ से पैसा लेकर दूसरी तरफ जहां पैसे की जरूरत थी वहां सरकार ने उसको चैनलाइज करा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के कैशलेस इकोनॉमी चाहती थी सरकार के वर्चुअल फॉर्म में मनी रखे, डिजिटल जो है वो मार्केटिंग हो, डिजिटल कैश रखा जाए, ताकि जो एक्चुअल कैश है उसको चैनलाइज कर सके और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस वर्चुअल कैश में हो।
तो इस तरह के पर्पसेस के साथ डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया गया था कि मैं आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूं कि इस डीमोनेटाइजेशन का हर डायमेंशन पे इंपैक्ट हुआ था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सभी से रिलेटेड ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसीलिए इसको चैप्टर के लास्ट में ले रखा है। तो आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, कब अनाउंस हुआ था और क्यों अनाउंस हुआ था। तो बच्चों अब हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों जरूरी है और सारी बिजनेस डायमेंशंस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं वो किस तरह से बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, एवरीथिंग वी हैव डन।